नमस्कार दोस्तों, क्या उत्तराखंड में वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है या फिर सरकार ने आंकड़ों का ऐसा महल खड़ा किया है पूरे 100 करोड़ का खर्चा करके, जिसकी नींव ही सवालों के घेरे में है। यह सवाल सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का नहीं बल्कि सरकार के किए दावों की विश्वसनीयता का है। सवाल उस भरोसे का भी है जो आम जनता ने सरकार पर किया और सच सामने आया तो हाथ खाली। मैंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज ये बात धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में पर्यटन, कनेक्टिविटी और निवेश का माहौल मजबूत हुआ है और राज्य निवेश के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। ये दावा दरअसल हमारा नहीं है, बल्कि 8 दिसंबर 2023 को यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के मौके पर देहरादून में कही थी। उत्तराखंड सरकार ने भी दावा किया था कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। लेकिन अब इस दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि सरकार की ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट सूची में न सिर्फ सरकारी कंपनियों की परियोजनाओं को शामिल किया गया, बल्कि छोटी छोटी आटा चक्कियों, खाद बीज की दुकानें, छोटे क्लिनिक और ऐसे प्रोजेक्ट भी दर्ज हैं जो या तो शुरू हुए ही नहीं या फिर निवेश की वास्तविक राशि सरकारी दावों से बेहद कम है, यानी मेल नहीं खाती। दरअसल दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को निवेश का नया केंद्र बताया था। धामी सरकार ने भी दावा किया था कि समिट के दौरान 1779 एमओयू हुए। एमओयू यानी बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके मालिक जब वादा करते हैं कि वो किसी राज्य में निवेश करेंगे, उसको कहा जाता है, जिनकी कुल कीमत 3,56,000 करोड़ बताई गई थी। लेकिन आरटीआई के सहारे एक न्यूज रिपोर्ट ने इस पूरे दावे की हवा ही निकाल कर रख दी। खोजी खबरों और जमीनी मुद्दों पर गंभीरता से बात करने वाली न्यूज लॉन्ड्री मीडिया वेबसाइट ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूज लॉन्ड्री इससे पहले भी धामी सरकार के 1,000 करोड़ के विज्ञापन का खुलासा कर चुकी है, लेकिन इस बार धामी सरकार के इन्वेस्टमेंट के प्रचार और उसकी सच्चाई को उसने सामने रख दिया है। उनकी खबर के मुताबिक इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने और प्रदेश में निवेश करने के लिए कारोबारियों से मिलने और उन्हें राजी करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अधिकारियों के साथ लंदन और दुबई में भी रोड शो किया। इसके अलावा भारत के बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में भी रोड शो किए। इस पूरे आयोजन पर प्रदेश सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए। 2 साल बाद यानी 2025 में धामी सरकार ने दावा किया कि 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। ग्राउंडिंग यानी जिन कंपनियों ने एमओयू किया था उसने अपना काम या निवेश शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट की सूची को लेकर हुआ। इस सूची में हरिद्वार की छोटी छोटी आटा चक्कियां, खाद और बीज की दुकानें, छोटे क्लिनिक और स्थानीय कारोबारियों को भी निवेशक के तौर पर शामिल कर लिया गया है। लेकिन जब हकीकत इस निवेश की सामने आई तो उसने सबको चकित करके रख दिया। हरिद्वार के किसान और आटा चक्की संचालक नवीन कुमार ने उनको बताया कि उन्हें इन्वेस्टर समिट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वहीं नीरज कुमार यह भी जानकर हैरान है कि उनका नाम सरकार के निवेशकों की सूची में दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख करोड़ रुपए के कथित ग्राउंडेड निवेश में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपकरणों से जुड़ा हुआ है। टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से 8 तो उत्तराखंड के सरकारी उपक्रम ही हैं, जिसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम भी शामिल है, जिन पर पहले से सरकारी धन खर्च होता है। सवाल यह है कि क्या सरकारी खर्च को भी निजी निवेश के रूप में दिखाया जा सकता है? मतलब कमाल ही हो गया। इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य निजी निवेश आकर्षित करना होता है, ना कि सरकारी परियोजनाओं को इसमें जोड़ना। यही कैलकुलेशन धामी सरकार की कथनी और करने के अंतर को बताने के लिए काफी प्रतीत होती है। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कई और भी ऐसे बड़े निवेश मिले जिनकी वास्तविक स्थिति सरकारी दावों से मेल नहीं खाती।
जैसे एक कंपनी का 233 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। एक अन्य परियोजना के स्थल पर केवल सुरक्षा गार्ड मिले, जबकि उसे सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए का ग्राउंडेड निवेश बताया गया। इतना ही नहीं, एक कंपनी को 1200 करोड़ रुपए का निवेशक बताया गया, जबकि उसके कॉर्पोरेट रिकॉर्ड में कई वर्षों से न कारोबार दिखाई देता है और न ही कर्मचारी। मतलब पूरा दावा ही फर्जी निकला। न्यूज लॉन्ड्री के खोजी पत्रकार बसंत कुमार अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि हरिद्वार का गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट टॉप 10 निवेशकों में है, जो कि 2000 करोड़ के निवेश का दावा करता है। लेकिन अपनी पड़ताल में बसंत बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट महज 500 करोड़ का है। अपनी इस रिपोर्ट में बसंत बताते हैं कि टॉप 10 निवेशकों में शामिल एक कंपनी की पड़ताल करने जब वो उधम सिंह नगर पहुंचे तो ये कंपनी बंद मिलती है, जबकि दावा यह था कि कंपनी 2452 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में कर रही है। रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले उदाहरण भी सामने आए हैं। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल को 24.49 करोड़ रुपए का निवेशक दिखाया गया, जबकि संस्था का कहना है कि वह वर्षों से न केवल CSR और दान के पैसे से चल रही है। एक बीज कंपनी के मालिक ने बताया कि उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए का खर्च किया, लेकिन सरकारी सूची में उनका निवेश 562 करोड़ रुपए दर्ज है। कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें ग्राउंडेड दिखाया गया, जबकि जमीन पर उनका काम शुरू ही नहीं हुआ। कहीं बिजली कनेक्शन नहीं मिला, कहीं पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली, तो कहीं कंपनी के पास न कर्मचारी थे और न कारोबार। दरअसल जो बात इस पूरे मामले से समझ आती है वो ये है कि जिस किसी ने भी सिंगल विंडो सिस्टम में सरकारी परमिशन लेने के लिए आवेदन किया, उसे ग्लोबल इन्वेस्टर बताकर अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया गया और 1 लाख करोड़ का टारगेट पूरा करने की कोशिश की गई। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि विदेश तो छोड़िए, राज्य के बाहर तक से किसी कंपनी ने उत्तराखंड में निवेश नहीं किया है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ छवि चमकाने के लिए 100 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए खर्च कर दिए गए? गौर करने वाली बात यह भी है कि इस समिट में खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज पहुंचे थे, तो क्या उनको भी अंधेरे में रखा गया? आखिर क्यों 1 लाख करोड़ के निवेश के आंकड़े को बिना पूरा हुए ही अखबारों और टीवी चैनलों के विज्ञापनों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता के सामने परोसा गया, जबकि सर्वविदित है कि यह किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की अपनी जेब का पैसा नहीं, बल्कि तमाम टैक्स पेयर्स की जेब का पैसा है, जिसे यूं ही पानी की तरह बहा दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे छवि चमकाने के लिए पहले 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा यूं ही खर्च कर दिए गए। इन सभी सवालों पर उद्योग विभाग का कहना है कि छोटी इकाइयों को सम्मान देने के लिए सूची में शामिल किया गया। विभाग का यह भी कहना है कि सरकारी परियोजनाएं भी रोजगार पैदा करती हैं, इसलिए उन्हें भी ग्राउंडेड निवेश माना गया। हालांकि विभाग ने यह स्वीकार किया कि कई मामलों में अलग अलग एजेंसियों से जानकारी जुटाकर विस्तृत जवाब देने के लिए उसे और समय चाहिए। सवाल यह है कि सरकार परियोजनाओं को व्यक्तिगत निवेश के रूप में दिखाकर सरकार क्या सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलना चाहती है? इस रिपोर्ट में सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंडेड निवेश के आंकड़े में निजी निवेश, सरकारी खर्च, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं, CSR फंड से बनने वाली इमारतें और छोटे स्थानीय कारोबार सभी को एक साथ जोड़ दिया गया है। न्यूज लॉन्ड्री हमारी रिपोर्ट ये बिल्कुल भी दावा नहीं करती कि सूची में शामिल हर परियोजना फर्जी है, लेकिन रिपोर्ट ये सवाल जरूर उठाती है कि सरकार द्वारा बताए गए 1 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंडेड निवेश में निजी निवेश, सरकारी खर्च, सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाएं, CSR से बनने वाली इमारतें, छोटे स्थानीय व्यवसाय और ऐसी परियोजनाएं भी शामिल कर दी गईं जो शुरू ही नहीं हो सकी। ऐसे में यह बहस खड़ी होती है कि क्या उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के तौर पर पेश किया गया 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा वास्तव में नए निजी निवेश का सही प्रतिबिंब है, या फिर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को एक साथ जोड़कर केवल छवि चमकाने का एक नया पैंतरा भर? उद्योग विभाग के सो कॉल्ड सम्मान वाले स्टैंड के बाद भी सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। अगर आटा चक्कियां निवेशक हैं, अगर सरकारी खर्च निजी निवेश है, अगर बंद पड़ी परियोजनाएं भी ग्राउंडेड इन्वेस्टमेंट हैं, तो फिर असली निवेश और आखिर है कहां? क्योंकि निवेश के आंकड़े सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापनों के लिए नहीं होते। निवेश के आंकड़े जनता को यह बताने के लिए होते हैं कि राज्य में वास्तव में कितना नया उद्योग आया, कितनी नई फैक्ट्रियां लगी और कितने नए रोजगार सृजित हुए।
दस्तावेजों और दावों के बीच का ये फर्क जितना बड़ा दिखाई दे रहा है, उतने ही बड़े सवाल सरकार के सामने खड़े हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 100 करोड़ रुपए ऐसे आयोजन के लिए फूंक देना जिसका हासिल शून्य हो, वो कहां तक जायज है। ये मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड भर का नहीं, बल्कि उन सभी राज्यों के लिए अहम है जो बड़े बड़े निवेश सम्मेलनों के जरिए विकास का दावा करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार बताए कि घोषित निवेश में वास्तव में कितना निजी निवेश जमीन पर उतरा और कितना सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। बाकी क्या सही क्या गलत है, अब आप खुद ही फैसला कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है। आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा चढ़ावा चोरी का मामला भी इन दिनों उत्तराखंड की खबरों की सुर्खियों में बना हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी निपटा भी नहीं कि अब बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित चोरी को लेकर हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं धामी सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर आकर जांच समिति गठित कर चुकी है। घटना को लेकर गठित जांच समिति ने मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस निलंबन के साथ ही और सवाल उठने लगे हैं। इन उठते सवालों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है। गोदियाल ने कहा कि उनको पता चला है कि मंदिर समिति का ऋषिकेश में जो ऑफिस है, वहां नियुक्त किए गए कर्मचारी बद्रीनाथ जी के नाम पर सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे यमकेश्वर विधानसभा में भेजा जा रहा है। उनका कहना है कि जिन्होंने ये सब किया है, उनको यमकेश्वर से ही चुनाव लड़ना है। इतना ही नहीं, भैरव सेना के जिस व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को उजागर किया है, उनका भी आरोप है कि पुलिस द्वारा उनको अब अनावश्यक परेशान कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उनको घर पर नजरबंद तक कर दिया गया है। इस सबके विपरीत भी अब वीआईपी दर्शन के नाम पर 1100 रुपए शुल्क वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी की मंजूरी के श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के लिए पैसे लिए गए। मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच में इस व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि मई जून में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण दर्शन में लंबा इंतजार हो रहा था, जिसके बाद वीआईपी दर्शन यानी शॉर्टकट या बैकडोर व्यवस्था शुरू की गई। लेकिन आरोप है कि बीकेटीसी के किसी भी आधिकारिक प्रस्ताव या मंजूरी के बिना ही इस शॉर्टकट या बैकडोर व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिससे अब मंदिर प्रशासन के भीतर ही रार मची है। एक तरफ बीकेटीसी के सीईओ का कहना है कि भीड़ नियंत्रण के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई थी और ली गई राशि का पूरा रिकॉर्ड समिति के पास मौजूद है, तो दूसरी तरफ बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कहा कि वीआईपी दर्शन शुल्क से जुड़ा कोई प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास नहीं हुआ। अब जांच के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि कितनी राशि एकत्र हुई और उसका उपयोग किस तरह किया गया। इस विवाद के बाद मंदिर व्यवस्था और शुल्क निर्धारण को लेकर बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं। इस सबको लेकर बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने बद्री केदार मंदिर समिति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि एक छोटे से कर्मचारी को बलि का बकरा बनाकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। बीकेटीसी के सदस्यों को सरकार चुनती है, तो वहां धोखाधड़ी की जांच भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राम मंदिर चढ़ावा मामले में पीएमओ अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता क्योंकि ट्रस्ट में नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से हुई थी, वही स्थिति बीकेटीसी की भी है। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी के मामले में तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय के 3 सिटिंग जजों की विशेष समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखिए ना, पहले केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी प्रकरण, फिर अयोध्या में श्री राम मंदिर में चंदे की चोरी और अब बद्रीनाथ धाम में दान घोटाले ने करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। वहीं आस्था के नाम पर राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने वाले बड़े वाले सनातनी मुंह पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ना उन अनभक्तों की भावनाएं आयत हो रही हैं, ना सनातन के नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन। अब इससे तो यही साबित होता है कि ऐसे भक्तों को ठेस दिल पर तभी लगती है जब उसमें कोई राजनीतिक एंगल हो या फिर धर्म के नाम पर शोर शराबा करने का मौका। कुल मिलाकर राम राज्य यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कायम होता दिखाई तो दे ही रहा है, बस गड़बड़ झाले पीछा नहीं छोड़ रहे। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।